औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम चैप्टर 7 का लास्ट आर्टिकल स्टडी कर रहे थे आइसोमेरिज्म। लास्ट टाइम हमने आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन देखा था, उसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं और उसकी कुछ कंडीशंस देखी थी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आज जो हमने डिस्कस करना है वो है टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म को। ठीक है, डिटेल्ड हमने इसको स्टडी करना है। अच्छा, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में बेटा लास्ट जो लेक्चर था उसमें भी आपको ये बात बताई थी कि बेसिक हमारे पास आइसोमेरिज्म की 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है बेटा, फर्स्ट टाइप जो होती है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। क्या नाम होता है बेटा उनका? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और सेकंड टाइप जो होती है उसका क्या नाम होता है? ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो बेटा आज हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। ठीक है, अच्छा अब आइसोमेरिज्म का तो बेटा आपको पता था कि हम कौन से फिनोमिना को कहते थे कि 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को स्टडी करने लगे हैं। ठीक है, यहाँ पे बेटा अब ये बात आपने इसको साथ साथ समझते जाना है कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है ना बेटा, इससे क्या मुराद होता है कि मोलेकुलर फार्मूला तो सेम होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? मोलेकुलर फार्मूला जो होता है वो क्या होता है बेटा? सेम होता है। ठीक है, अच्छा डिफरेंस इसके अंदर कहाँ पे आता है? इधर लिख रहा हूँ, बट डिफरेंस इन द arrangement in the arrangement of atoms within molecule, atoms within molecule, within molecule। ठीक है, हाँ जी, आपको क्या बताया बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? जिसका मोलेकुलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है बेटा? इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल, कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर की जो अरेंजमेंट होगी ना एटम्स की, वो बेटा डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बेटा कुछ यहाँ पे हमने टाइप्स लिखी हैं। फर्दर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई कर दिया जाता है। अच्छा, इसमें देखो बेटा कौन कौन से नेम है। चेन आइसोमेरिज्म है, दूसरा कौन सा होता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड कौन सा होता है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फोर्थ का क्या नेम है? मेटामेरिज्म, एंड फिफ्थ वन इज टैटोमेरिज्म। ये सारी की सारी जो 5 हमने टाइप्स लिखी है ना, 5 टाइप्स, ये किसकी हैं? ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है ना बेटा, यहाँ पे ये बात अब याद रखनी है कि हाइड्रोकार्बन्स, क्या चीज़? हाइड्रोकार्बन्स प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या लिखा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये दोनों ही मतलब हाइड्रोकार्बन भी और साथ में जो उनके डेरिवेटिव्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ये बोथ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पोसेस करते हैं। नेक्स्ट बेटा हम इसकी जो ये टाइप है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म एंड टैटोमेरिज्म, इनको बेटा 1 बाय 1 हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, जिसका क्या नाम है? चेन आइसोमेरिज्म। कौन सी है? चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अच्छा इसको बेटा अब हमने डिफाइन कैसे करना है? तो बेटा अब इसकी ज़रा डेफिनेशन देखिएगा। दी आइसोमेरिज्म, दी आइसोमेरिज्म arises due to difference in the nature of carbon chain, due to difference in the nature of carbon chain। ठीक है, ये हमने डिफाइन किया है चेन आइसोमेरिज्म को। द आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन नेचर ऑफ कार्बन चेन, के मोलेकुलर फार्मूला तो सेम होगा
स्ट्रक्चरल के अंदर चेंज आएगा तो कैसे आएगा, ड्यू टू डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन, कि कार्बन की जो चेन है उसके अंदर बेटा डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे हम जो एग्जाम्पल स्टडी करेंगे वो है हमारे पास पेंटेन की। कौन सी एग्जाम्पल बेटे हमने स्टडी करनी है, पेंटेन, ठीक है। पेंटेन का फार्मूला क्या होता है, C5H12। क्या फार्मूला होता है, C5H12। अच्छा, अब हम इसके आइसोमर्स बेटा बना के देखते हैं। देखो इसके ना पेंटेन के, आपको पता था इसके टोटल 3 पॉसिबल जो होते हैं आइसोमर्स बनते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन भी काउंट करें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब ये स्ट्रेट चेन के अंदर है, क्या है बेटा, कार्बन की जो नेचर है चेन की वो क्या है, स्ट्रेट है। इसीलिए इसका जो नाम होगा, इसका नाम हम देते हैं नॉर्मल पेंटेन। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। इसका क्या नाम है बेटा, नॉर्मल पेंटेन नाम है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे इसी का एक और पॉसिबल स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख रहे हैं जिसमें नेचर ऑफ कार्बन चेन चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये स्ट्रेट चेन है, अब हम एक 1 ब्रांच वाली लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा CH3 CH2 CH3, यहाँ पे हमने एक ब्रांच लगा दी, डेट इज CH3 को अटैच कर दिया, ठीक है। अब आप देखें कार्बन फिर काउंट करें 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन भी काउंट करें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। मोलेकुलर फार्मूला वही रहा, अब आपने इसको नए तरीके से लिखा है ग्रीन के अंदर, ठीक है। अब बेटा देखो, जब स्ट्रेट चेन में थी कार्बन चेन जो थी, जब स्ट्रेट लाइन में थी, स्ट्रेट स्ट्रक्चर के अंदर थी, तो आपने उसको नॉर्मल पेंटेन कहा। एक ब्रांच आ गई है, अब इसका नाम क्या होगा, आइसोपेंटेन। क्या नाम होगा बेटा इसका, आइसोपेंटेन, ठीक है। आइसोपेंटेन, ठीक है। तो ये वाला जो था ये फर्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर बना था, ठीक है। इसको मैं ऊपर नंबरिंग दे रहा हूँ, पहला ये बना था और जो दूसरा है हमारे पास वो ये बना है, ठीक है। इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर और भी इसका पॉसिबल होता है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं CH3 CH3 एंड CH3, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 ही, और हाइड्रोजन काउंट कर लें 3 6 9 एंड 3 12, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो इसमें स्ट्रेट चेन थी, इसके अंदर एक ब्रांच आई और इसके अंदर क्या हुआ, टोटल ब्रांचेस के अंदर आ गए, ठीक है। तो ये भी एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है किसका, पेंटेन का। तो इसका जो नाम होता है, इस आइसोमर को इस फॉर्म के अंदर हम नाम देते हैं न्यू पेंटेन का। क्या नाम देते हैं बेटा इसको, न्यू पेंटेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा बेटा कि ये आइसोमरिज्म क्यों हुई, कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, इन द नेचर ऑफ कार्बन चेन, कार्बन की चेन में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होते जा रहे हैं, हालांकि मोलेकुलर फार्मूला एक ही था, ठीक है। तो पेंटेन के 3 आइसोमर, पहला कौन सा होता है, नॉर्मल पेंटेन स्ट्रेट चेन वाला, एक ब्रांच वाले को हम क्या कहते हैं, आइसोपेंटेन, ठीक है। और इस तरीके से जो ब्रांचेस ज़्यादा हो गई हैं इसके अंदर, ठीक है, हालांकि मोलेकुलर फार्मूला सेम रहा, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, न्यू पेंटेन। तो ये तीनों स्ट्रक्चरल फार्मूला एक दूसरे से डिफरेंट है, और डिफरेंस क्या आ रहा है इसके अंदर, इट इज़ डिफरेंस इन दी नेचर ऑफ कार्बन चेन, कि कार्बन चेन की जो नेचर है वो क्या होती जा रही है बेटा, चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो ये जो है टाइप, ये कौन सी कहलाती है, चेन आइसोमेरिज्म कहलाता है। बेटा फर्स्ट वन हमने स्टडी किया अभी, चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हम देखेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म को। तो सेकंड जो टाइप है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, उसका क्या नाम है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन
आइसोमेरिज्म, ठीक है। अच्छा, अब पोजीशन आइसोमेरिज्म को बेटा कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, दी आइसोमेरिज्म arises due to difference in the position of the same functional group on the कार्बन चेन, ठीक है। अच्छा, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म बेटा क्यों राइज करता है, किस वजह से होता है, तो यहाँ पे डिफरेंस किसके अंदर आता है, इन दी पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, के एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा एक ही तरह का ऑन कार्बन चेन के, उसकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जांपल देखेंगे ना बेटा, अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे हम बेटा जो एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लोरोप्रोपेन। इसके अंदर जो हमने एग्जांपल स्टडी करनी है वो कौन सी है, क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। कौन सा हमने लिखा है यहाँ पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा लिखा है बेटा, क्लोरोप्रोपेन। अच्छा, अब आप देखिएगा क्लोरोप्रोपेन को बेटा दो तरीके से हम स्ट्रक्चर में डिवाइड करके लिख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस किस चीज़ के अंदर आना है, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन सा होगा कि अल्केन जो है उसके साथ क्लोरीन अटैच होगा, ठीक है, क्लोरो ग्रुप अटैच, क्लोरीन अटैच होगा। तो यहाँ पे हम एक पहला स्ट्रक्चर लिख रहे हैं बेटा, इसको ज़रा देखिएगा, देखें, CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है। देखो 3 कार्बन वाला प्रोपेन कहलाता है और एक क्लोरीन इसके साथ अटैच हुआ है, ठीक है, तो क्लोरोप्रोपेन कहलाएगा। अच्छा, इसका अब बेटा हमने नाम लिखना है, तो इसका नाम क्या होगा, क्योंकि देखो 1 2 3 कार्बन्स हैं, ठीक है, ये क्लोरीन है, ठीक है, ये कार्बन नहीं है, क्लोरीन है। 1 2 3, तो कौन सी पोजीशन के ऊपर क्लोरीन अटैच है, फंक्शनल ग्रुप जो है हैलोजेन जो क्लोरीन है वो कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, इसीलिए हम इसको नाम क्या देंगे, 1 क्लोरोप्रोपेन का। क्या नाम दिया बेटा हमने इसको, 1 क्लोरोप्रोपेन का, ठीक है। इसी तरीके से हम क्लोरोप्रोपेन को सेकंड एक आइसोमर की फॉर्म में लिख रहे हैं, जिसमें ये जो फंक्शनल ग्रुप था Cl, ये इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम पोजीशन आइसोमरिज्म को पढ़े हैं ना बेटा, ठीक है। तो यही क्लोरीन जो होगा अब पहले कार्बन के साथ नहीं, दूसरे वाले के साथ जो है आके अटैच हो जाएगा। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, देखिएगा, CH3 CH3, यहाँ पे अब हमने क्या अटैच कर दिया, Cl को अटैच कर दिया, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम इसकी नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3, ठीक है, 3 कार्बन है। अब आप देखो जो क्लोरीन है वो कौन सी पोजीशन पे अटैच है बेटा, सेकंड वाले कार्बन के साथ अटैच हुआ है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई है, चेन के अंदर कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो क्या हो गई है, उसमें डिफरेंस आया है। अब इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, होगा क्लोरोप्रोपेन, लेकिन पोजीशन चेंज होने की वजह से हम पोजीशन को मेंशन करेंगे। अब ये कहलाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। अब इसका क्या नाम होगा बेटा, 2 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम होगा, ठीक है। इसका नाम हमने क्या लिखा बेटा, 2 क्लोरोप्रोपेन। क्यों लिखा है, क्योंकि बेटा देखो यहाँ पे ये जो सेकंड वाला कार्बन है उसके साथ आके अटैच हुआ है, इसकी पोजीशन चेंज हो गई है, पहले 1 वाले के साथ था, पहले कार्बन के साथ, अब यहाँ पे दूसरे कार्बन के साथ है, ठीक है। अब ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ये पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे, और इस फिनोमिना को हमने क्या नाम देना है, पोजीशन आइसोमेरिज्म का नेम देते हैं। क्लियर होगी बेटा ये बात।
अच्छा बेटा, नेक्स्ट जो हमने स्टडी करना है वो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। थर्ड टाइप हमने कौन सी स्टडी करनी है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये थर्ड टाइप है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अच्छा, इसको बेटा अब हम कैसे डिफाइन करेंगे? कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different functional ग्रुप्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा बेटा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के अंदर कंपाउंड्स जो होंगे, ठीक है, उनका मोलेकुलर फार्मूला जो होगा वो क्या होगा बेटा? सेम होगा। ठीक है, उनका मोलेकुलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा, लेकिन डिफरेंट क्या चीज़ होगी? फंक्शनल ग्रुप ही टोटल के टोटल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब हम एक एग्जांपल लिखते हैं, जो हम इसके अंदर एग्जांपल स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम एक मोलेकुलर फार्मूला लिख रहे हैं, C2H6O। ठीक है, ये एक आपने मोलेकुलर फार्मूला लिखा है, यहाँ पे हमने एक मोलेकुलर फार्मूला लिख लिया। अच्छा, अब इस फार्मूला को ना बेटा हम दो किस्म के फंक्शनल ग्रुप के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ज़रा, इसको मैं पहले तरीके से कैसे लिख रहा हूँ। फर्स्ट मेथड क्या है, हम इसका क्या स्ट्रक्चर बनाएं जनाब? CH3OCH3। ठीक है, देखो कार्बन कितने हैं बेटा? 2 कार्बन हो गए पूरे। हाइड्रोजन देखो 6 हैं, 3 ये लगे हैं, 3 ये हैं, और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, 2 कार्बन के दरमियान जब भी ऑक्सीजन आ जाता है, ये हमने फंक्शनल ग्रुप पीछे जो टॉपिक स्टडी किया था उसमें स्टडी किया था, ये बात बताई थी मैंने आपको कि ये अब क्लास कौन सी है? ईथर है, और इसका नाम क्या होगा? 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? डाई मिथाइल ईथर। इसका क्या नाम होगा बेटा? डाई मिथाइल ईथर। अच्छा, दूसरा तरीका अब ये आता है, हम इसी मोलेकुलर फार्मूला को सेकंड तरीके से लिखें, दूसरे तरीके से, तो वो हम कैसे लिख सकते हैं? CH3CH2OH। ठीक है, अब आप देखो कार्बन पहले पूरे करो, 1 और 2, 2 कार्बन है। हाइड्रोजन देखो 3, 4, 5 और एक हाइड्रोजन ये 6, एक ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो मोलेकुलर फार्मूला तो वही है, लेकिन यहाँ पे अब आप गौर करो, यहाँ पे चेन के आखिर में क्या आ गया बेटा? OH ग्रुप आ गया है। जहाँ पे भी आपको बताया था OH ग्रुप आ जाता है वो एक अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, और इसका क्या नाम होगा? क्योंकि ये इथाइल है, ठीक है, इसको हम कहेंगे इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में हमने क्या चीज़ स्टडी की? सेम मोलेकुलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। मोलेकुलर फार्मूला एक ही है, लेकिन एक जो हमने स्ट्रक्चर बनाया उसके अंदर क्या लिख दिया जनाब? ईथर बना दिया हमने। ठीक है, उसी मोलेकुलर फार्मूला को स्ट्रक्चर में क्या बना दिया? ईथर, डाईमिथाइल ईथर। और दूसरे तरीके से जब लिखा तो उसका ईथर ग्रुप जो था वो उसको ईथर की फॉर्म में नहीं लिखा, हमने अल्कोहल की फॉर्म में लिख लिया। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाएंगे, और इस फिनोमेना को क्या नाम देंगे बेटा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का। अच्छा बेटा, लास्ट हमने स्टडी किया है चेन आइसोमेरिज्म को हमने देखा, उससे नेक्स्ट हमने देखा पोजीशन आइसोमेरिज्म को, नेक्स्ट हमने देखा था फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म को। अब जो हमने डिस्कस करना है वो कौन सा है? मेटामेरिज्म। जिसको डिस्कस करना है बेटा, फोर्थ वाली जो टाइप है, दैट इज मेटामेरिज्म। ठीक है, अच्छा मेटामेरिज्म को बेटा अब हमने डिफ़ाइन कैसे करना है? इसको जो बेटा डिफ़ाइन इस तरीके से किया जाता है, दी आइसोमेरिज्म
arises due to unequal distribution of carbon atoms on either side of functional group। हाँ जी, कैसे बेटा इसको डिफाइन करना है? मेटामेरिज्म को कैसे डिफाइन करते हैं? द आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कि जो फंक्शनल ग्रुप होगा ना बेटा कोई भी, उसके इर्द गिर्द कार्बन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल हो जाए। जैसे यहाँ पे बेटा हम एग्जाम्पल करते हैं, डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल को। देखो पहली चीज़ हम लिख रहे हैं CH3 CH2 O CH2 CH3। ठीक है, ये हमने एक फार्मूला लिखा है। आपको पता है बेटा चेन में जब भी कार्बन जो होते हैं बेटा, दो कार्बन, तो उनके दरमियान कहीं पे भी चेन में ऑक्सीजन आ जाए तो ये क्लास कौन सी होती है बेटा? ईथर कहते हैं इसको। ठीक है, अच्छा अब इसका बेटा नाम क्या होगा? देखो ये भी इथाइल ग्रुप है, ठीक है, और ये भी इथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो इसको हम नाम क्या देंगे? इसको हम नाम देंगे डाई इथाइल ईथर। इसको हम क्या पढ़ेंगे? डाई इथाइल ईथर। ठीक है, ये इसका नेम है पहले वाले का, ये एक स्ट्रक्चर लिखा था हमने। अच्छा अब इसी चीज़ को ना बेटा, इसी ईथर को हम क्या करेंगे? इस ऑक्सीजन को चेन में किसी और जगह एडजस्ट करेंगे। अब आप देखिएगा, सेकंड में यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉसिबल आइसोमेर्स जो बन रहा है उसका नाम आ रहा है CH3 स्ट्रक्चर बना रहे हैं O CH2 CH2 CH3। ठीक है, इस तरीके से लिखा। अब आप देखो इस स्ट्रक्चर के अंदर और इसमें बेटा क्या फ़र्क आया है? देखो यहाँ पे CH3 CH2 था, उसके बाद ऑक्सीजन था ना। यहाँ पे क्या हुआ? CH3 के बाद ही फ़ौरन ऑक्सीजन आ गया, मतलब ये ऑक्सीजन शिफ्ट हो गया है किस जगह? दूसरी पोजीशन पे। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप जो ईथर का था उसको हमने क्या कर दिया? दूसरी जानिब ले आए। अब आप देखो इस ईथर ग्रुप जो ऑक्सीजन आया है, इसके एक जानिब एक कार्बन है और दूसरी जानिब 1 2 3 कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे क्या था? इस ऑक्सीजन के इस तरफ भी 2 कार्बन थे, दूसरी तरफ भी 2 कार्बन थे। ठीक है, अच्छा अब आप देखो बेटा ये फार्मूला एक ही है, टोटल कार्बन 4 ही हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की जो है हमने क्या किया है? कार्बन की जो चेन के अंदर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है। पहले ऑक्सीजन के इस जानिब भी 2 कार्बन थे और इस जानिब भी 2 कार्बन थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? इस ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड वाली साइड पे 1 कार्बन है और राइट हैंड वाली साइड पे 1 2 3 कार्बन है। ठीक है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है कार्बन एटम्स की चेन के अंदर। अब इसका जो बेटा नाम होता है ना, देखो ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप, इसको हम नाम देते हैं मिथाइल का। क्या नाम देते हैं बेटा? मिथाइल। ठीक है, अच्छा साथ हम यहाँ पे अब लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा ग्रुप है ये वाला, ये प्रोपाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्योंकि स्ट्रेट चेन में है इसलिए हम इसके साथ लिखेंगे नॉर्मल प्रोपाइल। क्या लिखा बेटा? नॉर्मल प्रोपाइल। और O था तो ऑक्सीजन था कार्बन के दरमियान, तो ये ईथर क्लास है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? ईथर। तो इसका कंप्लीट का क्या नाम हो जाएगा बेटा? मिथाइल नॉर्मल। ये मिथाइल इसकी वजह से, नॉर्मल प्रोपाइल इसकी वजह से, और ऑक्सीजन की वजह से ये क्या कहलाया है? ईथर। ठीक है, तो मेटामेरिज्म बेटा अब ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? मेटामर्स। ये एक दूसरे के, हमने इसको नाम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। और इन आइसोमर्स को क्या नाम दिया जाता है? कि ये स्पेशल नेम देते हैं, दीज आर मेटामर्स। ठीक है,
ये एक दूसरे के मेटामर्स हैं और इस फिनोमिना को हम क्या कह देते हैं, मेटामेरिज्म। ठीक है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है कार्बन एटम्स की चेन के अंदर। ठीक है, मोलेकुलर फार्मूला एक जैसा ही है, कोई फ़र्क नहीं है, जितने कार्बन थे जितने हाइड्रोजन थे वही इसके अंदर है। लेकिन कार्बन की चेन जो थी उसके अंदर यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन थी, ऑक्सीजन के दोनों जानिब दो, इस जानिब भी दो कार्बन एटम्स। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड पे तो एक कार्बन को रखा, ठीक है, और दूसरी जानिब हमने 3 कार्बन्स को लिख दिया। ठीक है, तो ये जो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मेटामर्स कहलाएंगे, और इस फिनोमिना को हम क्या नाम देंगे, मेटामेरिज्म का नाम देंगे। नेक्स्ट बेटा हम लोगों ने स्टडी करना है जो नेक्स्ट लास्ट टाइप है, दैट इज़ टेटोमेरिज्म। यहाँ पे हम लिख रहे हैं टेटोमेरिज्म। ठीक है, अच्छा, टेटोमेरिज्म को बेटा कैसे डिफाइन किया जाता है, दी आइसोमेरिज्म arises due to the isomerism arises due to shifting of proton due to shifting of proton from one atom to another in a same molecule, in a same molecule। हाँ जी बेटा, कैसे डिफाइन करते हैं टेटोमेरिज्म को, द आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, कि हाइड्रोजन जो होगा उसकी शिफ्टिंग होगी फ्रॉम वन एटम टू अनदर, कि एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, इन अ सेम मॉलिक्यूल, के एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम से हाइड्रोजन रिप्लेस होके शिफ्ट होके दूसरे एटम के पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेटा हम एग्जांपल जो है इसकी डिस्कस करते हैं। देखिएगा यहाँ पे मैं एक जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे बेटा अमाइनो एसिड्स की, किसकी लेंगे, अमाइनो एसिड की। ठीक है, जर्नल लिख रहा हूँ यहाँ पे R C COOH NH2 NH, ये एक जनरल फार्मूला लिखा है हमने अमाइनो एसिड का। ठीक है, अच्छा बेटा आप देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ना बेटा, ये वाला, ये देखें, ये COOH के साथ लगा हुआ है, ये क्या करता है, ये अकेला हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होके किसके पास आ जाता है, NH2 के पास। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये प्रोसेसिंग होती है। जो नई फॉर्म बनेगी वो हम कैसे लिखेंगे बेटा, इसकी जो नई फॉर्म बनती है हमारे पास उसको हम कैसे लिखते हैं, RCCOO। देखो इससे हाइड्रोजन चला गया ना बेटा, इससे हाइड्रोजन चला गया और किसके पास आया है, NH2 था पहले, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 3। ठीक है, लेकिन यहाँ से लीव करके गया तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा बेटा, इसके ऊपर चार्ज जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसके पास हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया है इसने, तो इसके पास कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, और ये जो दूसरा हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, ये एज इट इज़। ठीक है, तो ये जो फॉर्म होती है ना बेटा हमारे पास, इसको हम नाम देते हैं ज्विटर आइन का। ये क्या कहलाता है बेटा, ज्विटर आइन, इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, ज्विटर आइन का। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो फॉर्मेशन होती है ज्विटर आइन की, ठीक है, अमाइनो एसिड से, ठीक है, तो ये कैसे होती है, बाय द शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन और प्रोटॉन, ठीक है, फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन अ सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा ये बात आपको। नेक्स्ट बेटा हमने स्टडी करना है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, या हम इसको दूसरा नाम देते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म का। ठीक है, सबसे पहले बेटा हम इसको डिफाइन करते हैं, फिर हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। ये बेटा एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है।
ठीक है, तो बेटा इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, इसको बेटा अब हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं? सच कंपाउंड्स which possesses the same structural formula but different with respect to positions of identical groups in space are called cis trans isomers, and this phenomena is known as cis trans isomerism or geometric आइसोमेरिज्म। ठीक है, अच्छा बेटा कैसे हमने इसको डिफ़ाइन करना है, दोबारा से बता रहा हूँ कि सच कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स जो क्या करते हैं, विच पोसेसेस द सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, क्योंकि स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा बेटा, बट लेकिन डिफरेंट कहाँ पे होगा, कहाँ पे वो डिफ़र करेगा एक दूसरे से, विद रिस्पेक्ट टू पोजीशंस ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस, कि जो 3 डायमेंशनल स्पेस होती है ना बेटा, उसके अंदर जो ग्रुप्स होंगे आइडेंटिकल ग्रुप्स, उनकी पोजीशंस में फ़र्क आएगा। ठीक है, अच्छा इसको हम क्या नाम देते हैं कि वो एक दूसरे के सिस ट्रांस आइसोमर्स कहलाते हैं, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या फिर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ठीक है, अच्छा अब आपको बेटा यहाँ पे देखें आइडेंटिकल ग्रुप्स, स्पेस, ठीक है, और इनकी पोजीशंस, इसका बेटा आपको कंसेप्ट होगा जब हम इसकी एग्जांपल्स को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे नेक्स्ट बेटा थोड़ा सा मैं आपको इसका कंसेप्ट देता चलूँ। देखो बेटा, जब भी आपके पास बेटा कार्बन एटम होते हैं ना, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज ये 2 कार्बन एटम है। ठीक है, पहला केस ले रहे हैं, क्या चीज़ स्टडी कर रहे हैं, 2 कार्बन एटम है और ये कैसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, सिंगल बॉन्ड मौजूद है इनके दरमियान। क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, अच्छा जब भी बेटा कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है ना, तो ये बात आपने याद रखनी है, ये फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। क्या बताया आपको, ये फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये रोटेट कर सकते हैं स्पेस के अंदर, 3 डायमेंशन के अंदर। लेकिन अगर हम बेटा बात करते हैं ना कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की, ठीक है, जब भी कार्बन के दरमियान 2 बॉन्ड आ जाते हैं, डबल बॉन्ड, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये ड्रॉ किया डबल बॉन्ड को। ठीक है, अच्छा डबल बॉन्ड के आने से क्या होता है कि अब ना डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से ये डू नॉट रोटेट फ्रीली, कि ये फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, कार्बन टू कार्बन जब सिंगल बॉन्ड होता है तो ये फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन जिनमें डबल बॉन्ड आ जाता है, ये जो होते हैं, ये डबल बॉन्ड होने की वजह से इनकी रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन आती है, ये फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, क्योंकि बेटा ये फ्रीली नहीं रोटेट कर सकते हैं, तो इनके साथ जो स्पेस में जो आइडेंटिकल ग्रुप्स लगे होते हैं वो भी फिर फ्रीली रोटेट नहीं कर पाते, तो उनकी कोई ना कोई फिक्स्ड पोजीशंस होती हैं। ठीक है, दे डू नॉट रोटेट फ्रीली, ठीक है, क्योंकि ये फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे,
तो फ्रीली मूव ना करने की वजह से इनकी मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन है, और इनके साथ जोन से भी ग्रुप्स अटैच हैं, जोन से भी जो वेरियस ग्रुप्स अटैच हैं, ठीक है, उनकी कोई स्पेसिफिक या फिक्स्ड पोजीशन होती है, उनकी स्पेसिफिक या आप कहते हो रिलेटिव, स्पेसिफिक या फिर रिलेटिव पोजीशंस होती हैं, ठीक है। तो ड्यू टू उनकी उनकी जो स्पेसिफिक या रिलेटिव पोजीशंस की वजह से, ठीक है, तो वो क्रिएट करते हैं सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स को। किसको जनरेट करते हैं बेटा? सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स को वो जनरेट करते हैं। क्या बताया बेटा? दोबारा से सुनिएगा। कार्बन कार्बन जब भी सिंगल बॉन्ड होता है तो वो फ्रीली रोटेट कर सकते हैं, लेकिन जब कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड आने की वजह से वो फ्रीली रोटेट डायमेंशन में थ्री डायमेंशनल स्पेस में नहीं कर पाते, ठीक है। इसकी वजह से इनके साथ जोन से भी ग्रुप लगे होंगे ना बेटा, इस कार्बन के साथ जो होंगे या उस कार्बन की तरफ होंगे, तो उनकी कोई ना कोई फिक्स पोजीशन रहती है, क्योंकि वो रोटेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनकी फिक्स पोजीशंस होने की वजह से या स्पेसिफिक या रिलेटिव पोजीशंस होने की वजह से सिस और ट्रांस आइसोमर्स जो होते हैं वो जनरेट करते हैं। आप नेक्स्ट बेटा इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, आपको ये जो बात है ना बेटा इनकी फ्रीली रोटेट ना करने वाली, ये आपको बेटा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे बेटा यहाँ पे हम एग्जांपल देखने लगे हैं सिस ट्रांस आइसोमरिज्म की या ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म की। सबसे जो पहली है ना बेटा हमारे पास, वो हम स्टडी कर रहे हैं 2-ब्यूटीन को, ठीक है। यहाँ पे हम नंबरिंग दे लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो दूसरे और तीसरे दरमियान जो कार्बन है, सेकंड और थर्ड, उसके दरमियान है ना बेटा, तो हमेशा लोअर नंबर यूज़ करना है हमने। ये हम 8 चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन बेटा अभी आपने सिर्फ याद रखना है सेकंड पोजीशन के बाद आ रहा है डबल बॉन्ड, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? ब्यूटीन। डबल बॉन्ड की वजह से इन कहा, ठीक है, और टोटल 4 कार्बन है, तो ये कल्कीन थी, 4 वालों को हम ब्यूटीन का नाम देते हैं। सेकंड क्यों पोजीशन लगाई? क्योंकि सेकंड पोजीशन के बाद जो था आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है, ठीक है, इसलिए हमने इसको 2-ब्यूटीन कहा है। अच्छा, अब देखो बेटा, ये कार्बन सेकंड वाला और थर्ड वाला, इनके दरमियान डबल बॉन्ड है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ C डबल बॉन्ड C, ठीक है। अब आप देखो, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है और इसी कार्बन के साथ एक CH3 ग्रुप अटैच है। सिमिलरली इस कार्बन के साथ भी एक H अटैच है और नेक्स्ट क्या है, इसी कार्बन के साथ CH3 ग्रुप भी अटैच है। अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम क्या करें, ये देखो यहाँ पे कार्बन का साथ जो हाइड्रोजन है इसको हम इसके नीचे वाली जानिब लिख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, और इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको भी हम नीचे वाली जानिब लिख रहे हैं, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ जो CH3 लगा है इसको हम ऊपर वाली जानिब लिख रहे हैं, CH3, ठीक है। इसी तरीके से इस कार्बन के साथ जो ये CH3 लगा था इसको भी हमने कहाँ रखा? ऊपर की जानिब रखा। अब आप देखो, डबल बॉन्ड के जो इस तरफ वाला कार्बन है और ये दोनों कार्बन जो हैं डबल बॉन्ड वाले, ठीक है, इसके ऊपर देखो यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है, ठीक है। ऊपर वाली जानिब कौन सा है? CH3 ग्रुप, और इस जानिब भी क्या है? CH3 ग्रुप। नीचे वाली जानिब देखो हाइड्रोजन है और इसके दूसरे जो कार्बन है डबल बॉन्ड के इस तरफ, उसके भी नीचे वाली जानिब हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल ग्रुप्स कहलाएंगे, ठीक है। ऊपर भी CH3, ठीक है, और डबल बॉन्ड के दूसरा कार्बन है उसके ऊपर वाली साइड पे भी CH3। सिमिलरली कार्बन के नीचे भी H, इसी तरीके से डबल बॉन्ड जो दूसरा कार्बन है उसके नीचे भी H। तो जब भी आइडेंटिकल ग्रुप जो है एक तरफ हो जाएं, अब देखो ये दोनों ऊपर एक जैसे और ये दोनों नीचे, ऊपर दोनों अल्काइल ग्रुप हैं और कौन से हैं? मिथाइल हैं, ठीक है। नीचे दोनों हाइड्रोजन हैं, सेम है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन होगी ये आपके पास क्या कहलाएगी? ये कौन सा है बेटा, कौन सी ये कहलाएगी? ये सिस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगी शेप? सिस आइसोमर कहलाएगा, ठीक है। ट्रांस हम इसको कैसे कर सकते हैं बेटा? ट्रांस ऐसे हो जाएगा, देखो मैं अगेन बना रहा हूँ C डबल बॉन्ड C। अब देखो यहाँ पे तो सेम है CH3H, वही हमने रखी रोटेशन, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह से ड्रॉ ना करते, इस हाइड्रोजन को ऊपर लिख देते, CH3 को नीचे लिख देते, है तो इसी कार्बन के साथ अटैच है ना बेटा दोनों, तो कोई इशू नहीं था इसके अंदर। हम अब क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऊपर लिख दिया
और CH3 को नीचे लिख दिया। अब आप देखो जो आइडेंटिकल ग्रुप्स थे वो एक दूसरे के बिल्कुल सामने नहीं है, ये क्या आ गए हैं बेटा, पैरेलल नहीं है, एक दूसरे के कंट्रास्ट के अंदर है। ठीक है, तो ये देखो ये ऊपर था CH3, तो दूसरी जानिब जो CH3 है वो नीचे वाली साइड आया है। ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप ऊपर इस कार्बन के, लेकिन डबल बॉन्ड के जो दूसरा कार्बन है उसके नीचे है। इसी तरीके से कार्बन के नीचे वाली साइड था हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड के जो दूसरा कार्बन था उसके ऊपर आ गया। अब ये जो फॉर्म होगी ये कौन सी कहलाएगी, ये ट्रांस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ट्रांस। तो बेटा फ़र्क कहाँ पे आया, आइडेंटिकल ग्रुप्स जो थे उनकी स्पेस में पोजीशंस चेंज हो गई हैं। ठीक है, तो अब ये एक दूसरे के दोनों क्या कहलाएंगे, सिस ट्रांस आइसोमर्स। क्या कहलाएंगे, सिस ट्रांस आइसोमर, या हम दूसरा नाम इनको क्या क्या देते हैं, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्लियर होगी बेटा ये बात। नेक्स्ट हम आते हैं 2 पेंटीन पे। अब आप देखो, आपने सबसे पहले बेटा इस चीज़ को देख लेना है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड। सबसे पहले आपने इसको ड्रॉ कर लेना है। देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ, C डबल बॉन्ड C कर लिया। इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है, इस कार्बन के साथ ये पूरा ग्रुप भी है। अब हम फर्स्ट केस ये लिख रहे हैं, ऊपर की जानिब लिख रहे हैं CH3 CH2। ठीक है, ये पूरा ग्रुप लिख दिया हमने इस कार्बन के साथ, और एक पीछे क्या बचा, हाइड्रोजन, उसको नीचे वाली साइड। अब इसकी तरफ देखो, एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। मैं पहले क्या लिख रहा हूँ, CH3 को ऊपर लिख रहा हूँ और हाइड्रोजन को नीचे। अब आप देखो ऊपर भी अल्काइल ग्रुप है दोनों, ये इथाइल है और ये क्या है, मीथाइल। अच्छा बेटा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने। देखो ये CH3 आप कहोगे सर एक तरफ तो CH3 है, यहाँ पे CH3 CH2 है बेटा, लेकिन है तो अल्काइल ग्रुप ना। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा एक अल्काइल ग्रुप है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे प्रोपाइल है या कौन सा है। ठीक है, आइडेंटिकल ग्रुप से ये मुराद होता है कि उनकी नेचर सेम हो। ठीक है, तो ये मिथाइल है, ये इथाइल है, दोनों ही अल्काइल ग्रुप हैं और दोनों कार्बन जो थे डबल बॉन्ड वाले उनके ऊपर वाली साइड है। इसी तरीके से दोनों जानिब नीचे देखो हाइड्रोजन्स हैं दोनों के। ठीक है, ऊपर क्या है, दोनों अल्काइल ग्रुप्स हैं, एक तरफ इथाइल है दूसरी तरफ मिथाइल है। तो आइडेंटिकल ग्रुप्स दोनों एक साथ जब होते हैं, आमने सामने इस तरीके से होते हैं साथ साथ एक ही पोजीशंस पे, तो इसको आप कन्फिग्रेशन को या इसको आप क्या नाम देते हो कि ये सिस फॉर्म है इसकी। ये क्या है बेटा, सिस फॉर्म। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको ट्रांस बनाना पड़े तो हमें क्या करना होगा, इसको ऐसे ही रखना है, लेकिन इस हाइड्रोजन को ऊपर ड्रॉ करना है और CH3 को नीचे ड्रॉ कर देंगे हम। अब यहाँ पे देखिएगा CH3 CH2 CH सेम वैसे लिख लिया, डबल बॉन्ड कार्बन के। अब दूसरी जानिब इनकी पोजीशन को चेंज कर दें, हाइड्रोजन ऊपर चला गया और CH3 नीचे आ गया। अब देखो आप दोनों अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे के क्या आ गए हैं बेटा, इस तरीके से आ गए हैं। ठीक है, कंट्रास्ट के अंदर आ गए हैं। इसी तरीके से दोनों हाइड्रोजन भी एक दूसरे के कंट्रास्ट के अंदर आ गए हैं। ठीक है, तो अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगी ये क्या कहलाएगी, ये ट्रांस है। ठीक है बेटा, देखें ना, जब दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स अल्काइल ग्रुप्स एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ थे डबल बॉन्ड के दोनों जानिब स्पेस के अंदर, तो हमने कहा कि वो सिस पोजीशन होती है, वो सिस फॉर्म कहलाती है। ट्रांस कब बनती है, जब बेटा वो एक दूसरे के कैसे आ जाए, ऑपोजिट आ जाए, इस तरीके से कुछ। ठीक है, ऑपोजिट फॉर्म के अंदर आ गया, तो ये क्या कहलाएगी, ये ट्रांस कहलाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे अब नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं जो कि 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन है। ये हमने उसका स्ट्रक्चर लिखा है। हमने आपको बताया सबसे पहले आपने किस चीज़ पे बेटा फोकस करना है, आपने फोकस किस चीज़ के ऊपर करना है बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वालों पे। C डबल बॉन्ड C यहाँ पे है, हमने लिख लिया। ठीक है, अच्छा अब इस कार्बन के एक साथ हाइड्रोजन है और एक तरफ Br है। मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स सपोज Br को ऊपर लिख रहा हूँ और इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है इसको इसके नीचे लिख रहा हूँ स्पेस के अंदर। ठीक है, दूसरी जानिब जो कार्बन है उसके साथ एक Cl लगा हुआ है और एक CH3 पूरा लगा हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, लेट्स सपोज Cl को ऊपर लिख रहे हैं और CH3 को हम क्या कर रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आप देखें कि बेटा देखो यहाँ पे आइडेंटिकल जो दोनों हैलोजन हैं, अभी आप देखो ये दोनों क्या हैं, दोनों कार्बन के एक दूसरे के बिल्कुल सामने हैं, आमने सामने। ठीक है, साथ साथ हैं। ठीक है, तो अब ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी बेटा, ये सिस फॉर्म कहलाएगी। कौन सी फॉर्म कहलाएगी, सिस फॉर्म। और अगर आप इसको बेटा ट्रांस बनाना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना होगा,
इनकी पोजीशन को इन्वर्ट कर देना होगा, जैसे हम यहाँ पे करने लगे हैं। सी डबल बॉन्ड सी, इसको ऐसे ही रहने दें, BRH, लेकिन इसकी पोजीशंस को चेंज कर दें। ऊपर अब आप किसको लिखेंगे, CH3 को, और नीचे किसको लिखेंगे, Cl को। अब आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन जो हैं, जो हैलोजेंस हैं, ब्रोमीन और क्लोरीन, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या आ गए हैं बेटा, ये पैरेलल नहीं है, ये ऑपोजिट हो गए हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के इस जानिब ब्रोमीन ऊपर है, हैलोजन जो था, ब्रोमीन था ऊपर था, और डबल बॉन्ड के कार्बन जो इस वाला है, राइट वाला है, इसके जो Cl है वो नीचे लिखा है हमने, ठीक है। तो अब ये पोजीशन, ये जो फॉर्म होगी, ये कौन सी कहलाएगी, ये ट्रांस कहलाएगी। क्लियर होगी बेटा ये बात। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा देखो, हम कह सकते हैं कि ये फ्रीली रोटेट नहीं करते, या तो आइसोमर सिस बनता है या फिर क्या बनता है, ट्रांस बनता है। अगर आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, क्या करना चाह रहे हैं, इनको फ्रीली रोटेट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बेटा देखो, जब भी दो बॉन्ड होते हैं ना आपके पास, एक सिग्मा होता है, दूसरा जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, पाई होता है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड को फ्री रोटेट करवाने के लिए, इनकी फ्री रोटेशन को प्रोसेस करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पाई बॉन्ड है इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काफ़ी अमाउंट जो है एनर्जी की देनी पड़ेगी। ये बॉन्ड जब टूट जाएगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड पीछे रह जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड आपको बताया था कि वो फ्रीली रोटेट कर सकता है, ठीक है बेटा। इसको बेटा बुक से एक दफ़ा लाजमी रीड कीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपका चैप्टर भी एंड हो गया है। फिर भी बेटा कोई क्वेश्चन हो, आप लोग बेटा मेरे से कमेंट सेक्शन में या मुझसे लाइव सेशन में ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।